सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी हरियाणा की जो कुछ मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी बीएड की रेगुलर क्लासेस चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो इस सब्जेक्ट की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। अपनी इन क्लासेज में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराते हैं जो आपके बार बार पेपर में आ रहे हैं। तो कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन इस सब्जेक्ट की आज ये फर्स्ट क्लास है। सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक रहेगा शिक्षा की समवर्ती स्थिति, मतलब कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन। हमारे संविधान में शिक्षा को किस तरह का दर्जा प्रदान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आपके पेपर में बनते हैं। बार बार लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, हर यूनिवर्सिटी यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन पूछ रही है। भारत में शिक्षा की समवर्ती स्थिति पर विस्तार से चर्चा कीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन। तो इस तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चन करके आपके पेपर में आ रहे हैं, आप इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। बाकी जो बच्चे पेड नोट्स वगैरह की क्वेरी करना चाहते हैं, ये नंबर दिया हुआ है 9528219270। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं आप। वहाँ पर आपको स्पेशली आपकी यूनिवर्सिटी के जो नोट्स हैं उनकी जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। समझ रहे हो? चलो अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। भारत का संविधान। तो ये भारत का संविधान है। अब इस भारत के संविधान में अलग अलग क्षेत्रों को, अलग अलग चीज़ों को विशेष कुछ दर्जे दिए गए हैं। तो हमारी जो शिक्षा है उसे किस तरह का हमारा दर्जा दिया गया है, किस स्थान पर रखा गया है संविधान में, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं। आर्टिकल से भी पूछे जा रहे हैं कि शिक्षा से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल हैं जो हमारे संविधान में लिखे हुए, वे हम नेक्स्ट वीडियोज में कवर कर लेंगे धीरे धीरे करके। आज हम बात करते हैं हमारे संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है, तो उसका क्या महत्व है, शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का क्या अर्थ होता है, ये सब क्वेश्चन आपसे पेपर वाला पूछेगा लॉन्ग क्वेश्चन में। सबसे पहले तो समवर्ती सूची की ही बात कर लेते हैं कि समवर्ती सूची संविधान में एक्चुअल में है क्या, तभी तो पता चलेगा शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का क्या अर्थ है या क्या लाभ है। ये हमारा संविधान है, भारत का संविधान। इस संविधान, देखो किसी भी देश का अपना एक संविधान होता है, लिखित हो मौखिक हो चाहे किसी भी तरह को, हर देश का अपना एक संविधान होता है। संविधान क्या कहता है, किसी देश में शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था, शासन प्रणाली कैसे चलेगी, उस संबंध में संविधान दिशा निर्देश देता है। तो भारत का भी अपना एक संविधान है जिसे कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसी दिन से हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान की अपनी एक प्रस्तावना है। तो भारतीय संविधान को जैसे हम खोलेंगे ना, सबसे पहले तो प्रस्तावना मिलेगी उसमें, उसके बाद आर्टिकल्स लिखे हुए हैं जिन्हें हम अनुच्छेद या धाराएं कह देते हैं, और सबसे लास्ट में अनुसूचियां लिखी हुई हैं। तो इस तरह से हमारा संविधान डिवाइड है। भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना है, 25 भाग हैं, और टोटल कितने अनुच्छेद हैं, 448 अनुच्छेद हैं, और अनुसूचियां कितनी है, 12 है। प्रस्तावना तो शुरू में लिखी हुई है, हमारी अनुसूचियां सबसे लास्ट में लिखी हुई हैं संविधान के, और ये जो अनुच्छेद हैं ये बीच में लिखे हुए हैं। इन अनुच्छेदों को ही हमने 25 भागों में बांटा हुआ है। ये बेसिक सी जानकारी है, पेपर में लिख देना आप, इससे जो एग्जामिनर है उसे पता चल जाएगा कि आपको नॉलेज है, मतलब आपको टॉपिक की नॉलेज है। समझ रहे हो? तो हमारे संविधान में सबसे लास्ट में अनुसूचियों का वर्णन है, और हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियों में भी अलग अलग तथ्यों के बारे में जानकारी दी गई है कि हमारे देश में किस तरह की शासन प्रणाली है, किस किस तरह की विशेषताएं, या कौन कौन सी क्रिया किस तरह से होगी। अनुसूचियों में भी यही सारी बातें लिखी हुई हैं। तो हमारे संविधान के सबसे लास्ट में अनुसूचियों का वर्णन है। हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां वर्तमान समय में, कुल 12 अनुसूचियां हैं। इन 12 अनुसूचियों में जो 7वीं अनुसूची है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से 12 अनुसूचियां लिखी हुई हैं संविधान में। तो जो 7वीं अनुसूची है, उस अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की शक्तियों का बंटवारा लिखा हुआ है कि हमारे देश में काम करने के लिए बहुत सारे क्षेत्र हैं। तो कौन सा क्षेत्र राज्य सरकार के अंडर में आएगा, कौन सा क्षेत्र केंद्र सरकार के अंडर में आएगा। समझ रहे हो? जैसे वन केंद्र सरकार नियंत्रण करेगी, वन पर राज्य भी कर सकता है, या शिक्षा केंद्र सरकार करेगी, राज्य भी कर सकता है। तो कौन कौन से क्षेत्र किस सरकार के अंडर में आएगा, कौन सरकार किस क्षेत्र के लिए नीतियां बनाएगी और पैसा देगी, वो 7वीं अनुसूची में लिखा हुआ है। तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बनाई गई हैं, 3 कैटेगरी बनाई गई हैं, 3 लिस्ट बनाई गई है 7वीं अनुसूची में। पहली है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। अब जो संघ सूची है, सेंट्रल लिस्ट, ये क्या होता है, इस लिस्ट में उन टॉपिक का वर्णन है जिन पर हमारी केंद्र सरकार का नियंत्रण रहेगा। जैसे हमारा डाक विभाग हो गया, इसके अलावा हमारा रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, देश की सुरक्षा हो गया।
इन सब टॉपिक्स का वर्णन किस में होता है? संघ सूची में होता है। संघ सूची में जो टॉपिक लिखे हुए हैं ना, वे टॉपिक हमारे केंद्र सरकार के अंडर में आएंगे। केंद्र सरकार उनके विकास के लिए पैसा देगी और उनके संबंध में नीतियां बनाएगी। आई बात समझ में? दूसरे नंबर पर आती है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट में क्या लिखा हुआ है? में सारे टॉपिक लिखे हुए हैं जिन पर राज्य अपना नियंत्रण रख सकता है। जैसे कृषि हो गया, हमारा भूमि हो गया, तो इन सब पर राज्य अपना नियंत्रण करता है। पुलिस हो गया, राज्य की अपनी पुलिस होती है, तो ये क्षेत्र राज्य के नियंत्रण में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची में जो टॉपिक लिखे हुए हैं उन टॉपिक पर केंद्र सरकार भी अपना नियंत्रण रखती है और राज्य सरकार भी अपना नियंत्रण करती है। जो क्षेत्र, जिन क्षेत्रों के नाम समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में लिखे हुए हैं, उन क्षेत्रों के विकास में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलजुल कर अपना सहयोग करती है। जैसे शिक्षा हो गया, शिक्षा के अलावा हमारा वन भी हो सकता है। कई काफी ऐसे क्षेत्र हैं, देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं, शिक्षा हो गया हमारा, वन हो गया, विवाह हो गया, उत्तराधिकार हो गया, और भी ऐसे क्षेत्र हैं। तो ये जो सारे क्षेत्र हैं, ये सारे क्षेत्र हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में लिखे हुए हैं समवर्ती सूची में। इन क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र सरकार भी पैसा देती है, नीतियां बनाती है, राज्य सरकार भी पैसा देती है, नीतियां बनाती है। केंद्र सरकार जो नीति बनाएगी वो पूरे देश में लागू होगी, और राज्य सरकार जो नीतियां बनाएगा वे नीतियां सिर्फ उसके राज्य में लागू होंगी। समझ में आई बात? तो समवर्ती सूची, हमारे संविधान में जो समवर्ती सूची है वो 7वीं अनुसूची का एक हिस्सा है। समवर्ती सूची में जो टॉपिक लिखे हुए हैं, जिन बिंदुओं का या जिन क्षेत्रों का वर्णन है, वे क्षेत्र केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारों के अंडर आते हैं। दोनों सरकारें उनके विकास के लिए अपना पैसा देती हैं, सहयोग करती हैं और उनसे संबंधित नीतियां बनाती हैं। इस तरह से आपको अपने पेपर में उत्तर लिखना है। शिक्षा, तो यहाँ पर देखो हमने समवर्ती सूची के बारे में लिख दिया। हम फिर ऐसे लिखेंगे कि समवर्ती सूची में आने वाले कुछ क्षेत्र ये हैं, शिक्षा, वन विभाग, उत्तराधिकार आदि। इनमें से शिक्षा भी एक है, अतः संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। अब शिक्षा की बात करेंगे हम, क्योंकि पेपर वाला हमसे शिक्षा के बारे में पूछ रहा है। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का अर्थ होता है कि शिक्षा पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों अपना नियंत्रण रखेंगी, दोनों उनके विकास के लिए धन की व्यवस्था करेंगी और दोनों सरकारें शिक्षा से संबंधित कानून बनाएंगी। केंद्र सरकार जो नियम, नीतियां, कानून बनाएगी शिक्षा के संबंधित, वो पूरे देश में लागू होंगे। राज्य सरकारें जो नीतियां, नियम बनाएंगी वो उनके राज्य में लागू होंगे। राज्य सरकारें केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत ही अपने राज्य में नीतियां बनाती हैं। ऐसा नहीं है केंद्र सरकार ने कोई एक नीति बनाई, राज्य सरकार बिल्कुल उसके विरोधी नीति बना दे, ऐसा नहीं होता। केंद्र सरकार ने जो नीति बनाई है, राज्य सरकार उससे मिलती जुलती ही नीति बनाती है, उसमें हल्का फुल्का चेंज कर देती है अपने राज्य के अनुसार। समझ में आ रही है बात? भारत में शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन जो 1976 के तहत हुआ था, राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो पहले राज्य सूची में थी शिक्षा, फिर उसे समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। शिक्षा की समवर्ती स्थिति के अंतर्गत केंद्र सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां, कानून बनाने का अधिकार है, जबकि राज्य सरकारें क्या करती हैं? अपने अपने राज्यों में शिक्षा के संचालन की जिम्मेदारी उठाती हैं। यह व्यवस्था केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साझा, मतलब एक तरह से मिलजुल कर जो हमारी विचारधारा होती है उसके तहत आगे बढ़ती है। तो साझा जिम्मेदारी के तहत यह व्यवस्था आगे बढ़ती है शिक्षा की, क्योंकि दोनों सरकारें मिलजुल कर काम कर रही है। केंद्र सरकार क्या करेगी? पूरे देश के लिए दिशा निर्देश लागू करेगी और राज्य सरकारें उस दिशा निर्देश को लचीलेपन के साथ अपने क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं के तहत अपने राज्य में लागू कर लेंगे। समझ में आ रही है बात? शिक्षा को हम समवर्ती सूची में क्यों रखते हैं? क्योंकि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसको जितनी सरकारें जिसके विकास के लिए जितनी सरकारें मिले उतना ही अच्छा है। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया और 42वें संविधान संशोधन के तहत रखा गया। इस संविधान संशोधन के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, जब मौलिक कर्तव्य वगैरह पढ़ेंगे, आरटीए एक्ट पढ़ेंगे, तब हम इस संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम एक दो बातें और लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं कि ये जो सरकारें हैं शिक्षा का पाठ्यक्रम मिलजुल कर बनाती हैं, हमारे शिक्षा के बारे में नीतियाँ मिलजुल कर बनाती हैं। इसके अलावा शिक्षक प्रशिक्षण प्रोग्राम मिलजुल कर चलाती हैं, जैसे बीएड में बीएड वगैरह। इसके अलावा हमारा टैट होता है, सी टैट भी होता है, यूपी टैट होता है। तो इसके अलावा शिक्षा पर नियंत्रण भी करती हैं ये दोनों सरकारें, राज्य और केंद्र सरकार मिलकर। केंद्र सरकार की तरफ से फ्लाइंग वगैरह आ सकती है कॉलेज में देखने के लिए कि हमारा स्कूल कैसा चल रहा है, राज्य की तरफ से भी आ सकती है।
तो इस तरह की बातें हम थोड़ा सा वो टॉपिक बढ़ाने के लिए लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिख देंगे इसके क्या लाभ हैं, शिक्षा को समवर्ती सूची में हम रखते हैं, इसके क्या लाभ है। सबसे पहला लाभ तो यही है कि शिक्षा के प्रचार प्रसार में, शिक्षा के विकास में फायदा होता है, धन मिल जाता है। दो सरकारें अलग अलग सहयोग कर रही हैं तो धन मिल जाता है, स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाती है। अगर राज्य शिक्षा में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, राज्य का शिक्षा में कोई रोल नहीं रहेगा, तो राज्य सरकार स्कॉलरशिप नहीं देगी। आप बीएड कर रहे हैं, बीएड में आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं, कोई यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे हैं आप, हरियाणा स्कॉलरशिप वगैरह के फॉर्म होते हैं, तो वो जो स्टेट लेवल के स्कॉलरशिप के फॉर्म जो आप भरते हैं वो किस वजह से भरते हैं, क्योंकि जो हमारी सरकारें हैं, राज्य सरकार, उसका भी रोल रहता है शिक्षा में, तो वो पैसा देती है। तो इसके काफ़ी सारे लाभ होते हैं। सबसे पहला तो यही है कि एक समान गुणवत्ता बनी रहेगी, क्योंकि केंद्र के हाथ में शिक्षा है, केंद्र एक नीति बनाएगी, राज्य सरकार उस नीति को ही फॉलो करके अपनी नीतियां बनाएंगी, तो एक जैसे शिक्षा पूरे देश में फैलेगी। अगर हम इसे राज्यों के हाथ में दे दें शिक्षा को, तो सारे राज्य अपनी अपनी मर्जी से शिक्षा बनाएंगे, एक राज्य की शिक्षा दूसरे राज्य की शिक्षा से बिल्कुल भी मैच नहीं करेगी। नेक्स्ट है, इससे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की असमानताओं को कम करने के लिए धन वितरण कर सकती है। इससे केंद्र सरकार राज्यों के बीच ऐसा, अच्छा, कि इससे एक फायदा यह होता है कि किसी राज्य के पास ज़्यादा पैसा है, किसी राज्य के पास कम पैसा है, तो केंद्र सरकार उस राज्य को पैसा दे सकती है, जिससे कि राज्य लेवल हो जाए, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर सहयोग कर सके। सभी के लिए शिक्षा जैसे कार्यक्रमों को सफल बनाता है। सभी के लिए शिक्षा मतलब सर्व शिक्षा अभियान, मतलब हर बच्चे को शिक्षा मिले, इस चीज में फायदेमंद होता है कि शिक्षा को हम समवर्ती सूची में रख रहे हैं। यह सभी राज्यों के छात्रों को समान शिक्षा प्रदान कर राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है। हमारे देश में राष्ट्रीय एकीकरण बढ़ जाता है, पूरा राष्ट्र हमारा एक बन जाता है, क्योंकि एक जैसी शिक्षा मिल रही है। इससे केंद्र सरकार अपनी इच्छा के अनुसार कानून बना सकती है, और राज्य क्या करेंगे, उस कानून में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके लागू कर सकते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा पर जो राज्यों की स्वायत्ता है, राज्यों का नियंत्रण है, वो कम हो जाता है। अगर राज्यों को ही पूरी शिक्षा दे देंगे तो वे मनमानी करने लगेंगे। इससे शिक्षा के क्षेत्र में लचीलेपन, शासन, बेहतर नीति निर्माण की अनुमति मिलती है, क्योंकि दोनों सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। इससे केंद्र सरकार और राज्य सरकारें शिक्षा की प्रति अपने अपने उत्तरदायित्व को समझती हैं। इससे केंद्र और राज्य सरकारें दोनों अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शैक्षणिक संस्थानों की निगरानी करती हैं, उनका मूल्यांकन करती हैं। साथ ही उन संस्थाओं की, देखो यहाँ पर कितनी अच्छी बात लिखी हुई है, ये क्या करेंगी, शिक्षा की व्यवस्था करेंगी, उनकी निगरानी करेंगी, मूल्यांकन करेंगी कि हमारे क्षेत्र की शिक्षा कैसी है, कौन सा विद्यालय सही परफॉर्म कर रहा है, कौन सा विद्यालय नहीं, और शिक्षा में सुधार करेंगे। तो ये सब फायदा होता है। कुछ आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, बढ़ा चढ़ाकर खुद बनाकर लिख देना, इतना वो तो नहीं होता कि रट कर ही जाएं आप। इतनी बुद्धि तो आप में भी है, बीएड कर रहे हो, कि शिक्षा का क्या फायदा है, दोनों सरकारें मिलजुल कर काम कर रही हो। तो समझ में आई बात। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, और यहाँ पर देखो कई बार आया हुआ है, बार बार आता है, और जनरली ये लॉन्ग में ही आता है, ध्यान रखना। लॉन्ग से मतलब होता है हमारा ये जो आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये जो क्वेश्चन आते हैं वो लॉन्ग होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 4 ऑप्शन होते हैं, वो शॉर्ट होता है। ठीक है, आई होप इस टॉपिक को आप समझ पाए होंगे। नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं तो ये नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट कर लेना। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, बीएड ग्रुप्स वगैरह में जो आपके कॉलेज वगैरह के ग्रुप्स बने हुए हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।